बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, दो मिसालें मैं आपको सुनाता हूं। मिसालें क्या है, कहावतें हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली, और दूसरी है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि मैंने आपको क्यों सुनाई। लेकिन पहली बड़ी खबर यह है कि सलमान अकरम राजा साहब, नईम हैदर पंजूता साहब, शौकत बसराज साहब और ज़हीर अब्बास साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ये जनाब जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हुए, इनको पकड़ लिया गया, इनको रोक लिया गया और इनको भी सूबा बदर कर दिया गया। ये है जनाब पाकिस्तान में आज़ादी, ये है जनाब पाकिस्तान में जमहूरियत। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करने के बावजूद एक खौफ में मुब्तला है कि अगर उन्होंने ब्रुटैलिटी ना दिखाई और जरा सा भी कंपेन करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, तो वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी नहीं कर पाएंगे। ये इलेक्शन चोरी करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक बड़ा हसास इलाका है। वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अपना कंट्रोल चाहती है, अपनी कमांड में चीजों को रखना चाहती है। और इस मरतबा यह हो रहा है कि लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ हो गए। लोग वोट डालना चाहते हैं कैदी नंबर 804 और उनके लोगों को, लेकिन उनको वोट डालने की सहूलत मैसर नहीं है। कोई वोटर दूर दूर मुंतकिल कर दिए गए हैं, कहीं पे नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कहीं पे धमकियां लगाई जा रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के साथ तो यही हो रहा। हत्ता कि एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है, ये मैंने कभी नहीं देखी। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का निजाम जो है वो रोजाना एक नया रिकॉर्ड लगाता है। ये जो नया रिकॉर्ड लगाया, ये जनाब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन है। रिकॉर्ड आप चेक करें, इन्होंने क्या लगाया। इन्होंने खालिद खुर्शीद साहब, जो साबिक वजीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी वालिदा को, जो उम्मीदवार हैं, उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया। नोटिस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नोटिस मैंने पढ़ा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि ये पागल है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो मिसेस शाहिदा को इन्होंने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और GBA 13-1 वहां से ये कैंडिडेट हैं, तो इनको जनाब एक नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस मेरे सामने अब मौजूद है। नोटिस आप देखिए और फिर आप सोचिए कि जनाब इस किस्म के नोटिस भी पाकिस्तान में जारी किए जा रहे हैं। ये 29 मई 2026 का नोटिस है और इसके अंदर जो गुजारिशात या अहकामात हैं वो क्या हैं, जरा ये आप देखिए। इन्हें कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप पेश होकर जवाब दें और 24 घंटे के अंदर अंदर अपने कारकुनों के जरिए से आप सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उतरवाएं। आप एक आजाद उम्मीदवार हैं और आपके जो वोटर सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और तहरीक इंसाफ से रिलेटेड चीजें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान का फोटो क्यों लग रहा है, तहरीक इंसाफ के झंडे क्यों लग रहे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं, लिहाजा आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ में एक सेक्शन भी लिखा हुआ है कि सेक्शन 234 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, इसके हवाले से हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और आपके लोग जो है वोटर सपोर्टर, अब वोटर सपोर्टर जिसका मर्जी झंडा लगाए भाई, वो पाकिस्तान का झंडा लगाए, वो PMLN का झंडा लगाए, वो PTI का झंडा लगाए, किसी भी जमात का झंडा लगाए, जिसको मर्जी वोट दो, जिसका मर्जी झंडा लगाओ, ये तो पाकिस्तान में मना ही नहीं है। कोई इंडिया का झंडा तो नहीं लगा दिया ना, या इसराइल का झंडा तो नहीं लगा दिया भाई। झंडा तो लगाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है। वो कहते हैं जी वोटर सपोर्टर ने क्योंकि झंडा लगा दिया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये इलेक्शन कमीशन यहां तक पहुंच गया। ये वो खौफ है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जीने नहीं देता। वो डरे हुए हैं। उन्होंने अपने सारे मोहरे इस्तेमाल किए। बिलावल को भिजवाया, वहां पे उन्होंने भिजवाया, बिलावल की बहन को भिजवाया, गवर्नर पंजाब गए, बहुत सारे और लोग गए। अभी नवाज शरीफ को पहुंचाया गया और नवाज शरीफ को तो ठीक ठाक प्रोटोकॉल में पहुंचाया गया। यानी एक तरफ विजुअल्स आते हैं, वीडियोज आती हैं कि सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजूता, शौकत बसरा, ज़हीर अब्बास, इनको निकाल दिया गया। इससे पहले जो है वो निकाला गया वहां से जुनैद अकबर साहब को, फिर असद कैसर साहब को कैसे रोका गया, फिर बाकी लोग जो जलसा करने जा रहे थे उनको कैसे रोका गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जितने उम्मीदवार हैं उनको नज़रबंद किया गया, उनको कंपेन चलाने से मना किया गया, उनके झंडे, उनके पोस्टर, वो सारी चीज़ें उतरवाने के अहकाम जारी किए गए। अब ये सारी चीज़ें वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंतजामिया के जरिए से करवा रही है। इंतजामिया की ताकत कम होने पर 5000 पुलिस वाले पंजाब से भी बुलवा लिए गए। अब नवाज शरीफ साहब जब पहुंचे हैं तो नवाज शरीफ साहब के प्रोटोकॉल के लिए पंजाब पुलिस वहां पे पहले से मौजूद थी। फिर इन्होंने सरकारी बंदे भी भेजे हुए हैं। आपको पता है ना, नवाज शरीफ का जलसा पटवारियों से ही होता है। सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे किए जाते हैं, बिठाए जाते हैं, मजबूर किया जाता है कि बैठो, नवाज शरीफ का जलसा है। नवाज शरीफ ने शुरू से लेकर आज तक जलसे ऐसे ही किए हैं।
मुझे एक दिन तारुल कादरी साहब ने बताया कि जब ये नए नए सियासत में आए हुए थे ना, मियां शरीफ और इनके बच्चे, तो ये जो इनके ऊपर फूल फेंके जाते थे ना अवाम की जानिब से, वो फूलों का बिल भी इनके घर में आ जाता था और ये बिल अदा करते थे। तो ये इनके हालात थे। और आज भी ऐसा लगता है कि ये इनके साथ लोग मोहब्बत नहीं करते। ये सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ करके अपनी सियासत को धक्का लगाते रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब पहुंचे। ये वो आदमी है जिसने कौम को लोड शेडिंग का अजाब दिया, महंगी बिजली बनाने वाले 60 से 65% जो IPPs हैं वो तोहफे में कौम को नवाज शरीफ ने दिए, महंगाई का बदतरीन तोहफा दिया, और जेल में कैद एक खातून, 70 साल खातून जो कैंसर की पेशेंट हैं, उनको धोखा देकर और बेईमानी के साथ उनकी सीट छीन कर ये जबरदस्ती उसके ऊपर बैठ गया। ये नवाज शरीफ साहब है। इनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। नवाज शरीफ साहब ने ना कुछ बातें की हैं बड़ी मजेदार। इन्हीं बातों के हवाले से मैंने आपको 3 मिसालें सुनाई थी। सबसे पहले नवाज शरीफ ने कहा कि मैं वो नवाज शरीफ हूं जो किसी पर तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पर वोट मांगते हैं। पाकिस्तान की सियासत में जो गंदी जुबान का इस्तेमाल है वो नवाज शरीफ ने शुरू किया और उसको प्रमोट किया। आज तक जितनी गंदी गालियां और जितना गंद उछाला गया पाकिस्तान की सियासत में लीडर्स की सतह के ऊपर, उसमें सबसे आगे नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी रही। वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, पार्टी की बात कर रहा हूं, लीडर्स की बात कर रहा हूं। गंदी गालियां देने वाले लोगों को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपने बीच में खड़ा करके शाबाश दी। जो जितनी गंदी गाली देता है वो नवाज शरीफ और उसकी बेटी और उसके भाई के ज्यादा करीब चला जाता है। तो नवाज शरीफ ने तो हमेशा गंदी बातें की हैं। कहा नहीं बेनजीर भुट्टो को क्या क्या अलकाबात दिए, बेनजीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें जहाज से फेंकी, तो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली। ये मिसाल यहां पे ठीक आती है कि मैंने जनाब कभी किसी पे तनकीद नहीं की। नवाज शरीफ की सारी सियासत जो है वो दूसरों पर तनकीद और दूसरों पर कीचड़ उछालने की सियासत है। अंग्रेजों के कुत्ते न लाने वाला इन्होंने अपने मुखालिफिन को कहा। जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये भी हमने इनके मुंह से ही सुना। तो इन भाइयों ने अपनी सारी सियासत में दूसरों के ऊपर गंद और कीचड़ उछाला है। अब ये शराफत की बात नहीं कर सकते कि मैं वो नवाज शरीफ नहीं हूं। हां जी, आप वही नवाज शरीफ हैं जिनके रिकॉर्ड बयानात पड़े हुए हैं। आप चाहेंगे तो आपको निकाल के सुना भी देंगे। और आपकी बेटी ने जितना गंद मारा हुआ है, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं अपने मुखालिफिन के बारे में, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर पड़े हुए हैं। अब नवाज शरीफ ने एक और बात की, मुझे कई दफा देश निकाला दिया गया। मुझसे गिला ना करो, कसूर आपका भी है। मुझ जैसे बंदे का देश निकाला क्यों होने दिया? देश निकाला का मतलब होता है कि जबरदस्ती पाकिस्तान से निकालकर बाहर भिजवा दिया। तो कुल मिला के नवाज शरीफ साहब कई मरतबा पाकिस्तान से बाहर गए हैं, लेकिन 2 मरतबा ऐसा हुआ जिसको जिलावतनी वो कहते हैं। एक मरतबा नवाज शरीफ साहब ने और उनकी फैमिली ने अरब हुक्मरानों के गोडे गिट्टे पकड़ के उनके जरिए से एक मुआहदा किया, और उस मुआहदे के मुताबिक नवाज शरीफ साहब डील करके परवेज मुशर्रफ से अपने गुनाहों का हिसाब दिए बगैर, वैसे तो मुझे लगता है परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब के गुनाह सिर्फ क्राइम जितने भी थे वो फाइनेंशियल क्राइम्स थे, जो तैयारा साजिश केस और इस तरह की चीजें थी, वो परवेज मुशर्रफ ने इनके साथ ज्यादती भी की थी। बहरहाल नवाज शरीफ साहब उस वक्त डील करके पाकिस्तान से बाहर गए थे। आपको देश निकाला नहीं किया गया, आपको जिला वतन नहीं किया गया, आप खुद पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए थे मियां साहब। एक तो ये हो गया। दूसरी मर्तबा आपने इजाजत मांगी, आपकी फैमिली ने इजाजत मांगी, आपने स्टाम्प पेपर अदालत में लिख कर दिया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से आपने डील की, इमरान खान साहब का आप लोगों ने तरला मिन्नत किया, इमरान खान ने तरस खा के आपको जाने दिया। दूसरी मर्तबा आप ऐसे गए। तो लोग कैसे आपको रोकते मियां साहब? जाने वाला तो चला जाता है, जाने वाले को कौन रोक सकता है? कोई कैसे रोक लेता आपको जब आपने डील ही कर ली? एक दफा आपने मुशर्रफ से डील कर ली, दूसरी दफा आपने बाजुए से डील कर ली, तो 2 मरतबा डील करके आप पाकिस्तान से बाहर निकल गए। अब आप लोगों को कहते हैं तुमने मुझे क्यों जाने दिया? क्यों लोग जाके आपके जहाज के टायरों की हवा निकाल देते? आपके प्लेटलेस इतने नीचे आप ले गए थे अपने डॉक्टरों के जरिए से, जालसाजी के जरिए से आप प्लेटलेस इतने नीचे ले गए थे कि अदालत भी डरी हुई थी, हुकूमत भी डरी हुई थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो अवाम उस वक्त आपको कैसे रोक देती? मुझे क्यों मुल्क से बाहर जाना पड़ा? क्यों जेलों में डाला गया? तो मियां साहब जेलों में आपको डाला गया, आपके ऊपर केसेस थे। सवाल यह होना चाहिए कि आपके केसेस खत्म कैसे हो गए। सवाल यह होना चाहिए कि आपने आज तक मनी ट्रेल नहीं दिया, मनी ट्रेल ना देने के बावजूद आप बरी कैसे हो गए सारे मामलात में? आप दोबारा MNA कैसे बन गए? यानी अंदाजा करें मियां साहब को आज भी नहीं पता कि उन्हें क्यों निकाला। एक और बात मियां साहब ने कही कि सर्दियों में 22 घंटे, गर्मियों में 10 से 12 घंटे बिजली नहीं आती यहां गिलगित बल्तिस्तान में।
ये मुझे मंजूर नहीं है, हफीज साहब ये मुझे मंजूर नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ये आप किसे कह रहे हैं? भाई बिजली तो वफाकी हुकूमत का कारनामा है, और वफाक में 4 साल से आपका भाई बैठा है। उससे पहले इमरान खान साहब का एक छोटा टन्योर है, उससे पहले भी जनाब 5 साल से आप बैठे थे। उससे पहले आपका जो पार्टनर है आसिफ अली जरदारी 5 साल वो बैठा था, और उससे पहले कोई 8 साल वो आदमी बैठा था जिसके साथ आप डील करके गए थे, और उससे पहले भी आप थे, उससे पहले आपके पार्टनर थे, उससे पहले आप थे, उससे पहले आपके पार्टनर थे। तो मियां साहब 1988 से लेकर अब तक आप और आपके पार्टनर हुकूमत में चले आ रहे हैं। अगर आज भी अगर गिलगित बल्तिस्तान में 22 घंटे सर्दियों में और 12 घंटे गर्मियों में बिजली नहीं आ रही, तो मियां साहब रिस्पॉन्सिबल आप हैं, जिम्मेदार आप हैं। जो आईपीपीज आपने लगाए, इजाफी बिजली तो बना दी, लेकिन लोगों में सकत ही नहीं है वो बिजली खरीदने की। यहां गिलगित बल्तिस्तान के लोग वो बिजली खरीद ही नहीं सकते जितनी महंगी आपने बिजली बना दी है। तो ज्यादती और जुल्म आप लोगों ने किया। सड़कों की बात करते रहे, कोई एयरपोर्ट कहते हैं, अच्छा एयरपोर्ट का नवाज शरीफ साहब ने कहा, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने निकाल के इमरान खान साहब की वीडियो लगा दी कि वो वहां जाके एयरपोर्ट पे इफ्तिताह कर रहे हैं, और उसके बाद वहां बता रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रही है और हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ही गिरा दी गई। तो मियां साहब जहां जाते हैं ना, लोगों के साथ गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि जनाब मैं तो बड़ा अजीम आदमी था, मेरे से फायदा नहीं उठाया गया, और पीछे खड़े हुए लोग जो है ना वो रोनी शक्लें बना लेते हैं। मियां साहब जिन्होंने आपको निकाला था ना, उन्हीं की गोद में आप अपने पूरे टब्बर के साथ आज बैठे हुए हैं। जिन्होंने आपको निकाला था ना, आप उन्हीं के जूते आजकल पॉलिश कर रहे हैं। आप उन्हीं के साथ आज भी ताल्लुकात बना के उन्हीं के साथ मिलकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जिन्होंने आपको निकाला था। सादी सादी बात यह है, आप जब गिरफ्तार हुए तो इमरान खान वजीर आजम नहीं था। हां, जब आपको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया तब इमरान खान वजीर आजम था। तो आपको तो इमरान खान ने गिरफ्तार भी नहीं किया मियां साहब। तो सादी बात यह है और कुल बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे जो भी बयानियां लेकर गए हैं, वो बयानियां तो जबरदस्त है। इनके पास कहने के लिए कुछ बच्चा ही नहीं है। कोई एक बच्चा भी मैट्रिक का उठ के खड़ा हो जाए ना, मियां साहब से सवालात करे, तो आज मियां साहब जवाब नहीं दे सकते। मियां साहब इंटरव्यू देंगे अपने किसी बहुत करीबी सहाफी को, वो हल्की हल्की बॉलिंग करवाएगा, मियां साहब हल्की हल्की शॉटें मारेंगे, बस यही अब औकात रह गई है। पॉलिटिक्स में मियां साहब को खड़ा होना पड़ेगा। मैं आज भी ये कहता हूं कि किस्मत ने आपको 3 मरतबा वजीर आजम बनाया एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। आप ये मौका हाथ से ना जाने दें। आप बूढ़े हो गए, आपकी सियासत की यानी आखिरी इनिंग चल रही है आपकी, तो कम से कम इसको तो ठीक तरीके से खेल लें, अपनी तारीख तो ठीक बना लें, कम से कम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े तो हो जाएं। इमरान खान ने आपको मौका दिया था कि आप आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन और इस्तना ना दें, लेकिन आपने वो दोनों चीजें उनको दे दी। अब भी मौका है मियां साहब, सियासी लोगों को इकट्ठा करें और सियासी अंदाज में फैसले करें। पाकिस्तान को सियासतदान आगे लेकर बढ़ेंगे तो यह मुल्क तरक्की करेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाएगी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो बहुत ही बदनीयत हैं, वो अपने मफाद के लिए तो काम करते हैं, लेकिन उनका बस दिमाग ही इतना होता है ना, उनकी काबिलियत नहीं है। जिसकी जो काबिलियत है, जिसकी जो सलाहियत है, उसके मुताबिक काम करना चाहिए। नवाज शरीफ ने एक और बात की कि मैं कारकर्दगी पर वोट मांगने आया हूं, कारकर्दगी की बुनियाद पर। कारकर्दगी क्या है जनाब आपकी? आप अपनी जवानी से लेकर अब तक इक्तदार में ही हैं, या आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं या आप इक्तदार के अंदर रहते हैं। मियां साहब अपनी कारकर्दगी बताएं ना, आपकी क्या है? आज अगर आप कहते हैं गिलगित में फलानी चीज नहीं बनी, या वो चीज नहीं बनी, या ये चीज नहीं बनी, तो ये सारा कुछ आपके अदवार में ही नहीं बना ना। इमरान खान का तो छोटा सा दौर है बीच में, सारा मलबा आप उस छोटे से दौर पे तो नहीं डाल सकते। लिहाजा अब इनके पास इतना भी कुछ नहीं बचा कि ये इमरान खान पे इल्जाम ही लगा दें। नादरीन, हाँ, दूसरी तरफ एक और खबर है कि अडियाला जेल के बाहर अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त भी वहां से डेवलपमेंट आ रही है कि अलीमा खानम, उनकी बहनें, सुहेल अफरीदी, उनकी कैबिनेट के कुछ लोग और उनकी पार्टी के कुछ लोग और कुछ कारकुन, वो अडियाला जेल के बाहर फिर से पहुंच गए हैं और वहां जाकर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। अडियाला के बाहर जो नाका है, वहां पे पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वहां पे वो बैठ गए। अब वो वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी और उनकी बनाई हुई हुकूमत को भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर हफ्ते जाके आप वहां बैठ जाए, आप सिर्फ एक हाजिरी लगाते हैं कि हम यहां पे आए हैं। जब तक आप लाखों लोगों को नहीं निकालेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुहेल अफरीदी साहब ने अपना मौका बहुत हद तक जाया कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि अब उनके पास बिल्कुल चांस नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अब वो कोई तहरीक चलाने के काबिल नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास जो मौका था उन्होंने बहुत हद तक जाया कर दिया। सुहेल अफरीदी के आने के बाद नौजवानों को एक एनर्जी मिली थी,
उन्हें इकट्ठा किया जा सकता था, लाखों नौजवानों को साथ जोड़ा जा सकता था, लेकिन सुहेल अफरीदी की तवज्जो दूसरी चीज़ों पर चली गई। बहरहाल वो फिर वही मुतालबात कर रहे थे, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, उनका इलाज करवाया जाए। ना मुलाकात, ना इलाज, ना रिहाई, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें आसिम मुनीर साहब ने नहीं देनी जब तक पाकिस्तान की अवाम लेगी नहीं। और पाकिस्तानी अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के लिए सुहेल अफरीदी साहब ने अभी कोई पहला कदम भी नहीं उठाया, कोई काम वो इस बारे में नहीं कर सके। हाँ, एक और दावा उन्होंने किया, इसकी तस्दीक हो जाएगी आने वाले वक्त में। उन्होंने कहा जी कि सरप्लस बजट हम नहीं दे रहे, हम बैलेंस बजट दे रहे हैं, यानी जो पैसा हमें वफाक से मिला हमने सारा आवाम पे खर्च कर दिया है। ये उन्होंने दावा किया। ये अभी पता चल जाएगा 2-4 दिन में, समझ आ जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा जी अपनी तवज्जो वफाकी बजट की तरफ रखे, उससे पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। हमारा बजट हम जाने, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जाने। नहीं जनाब, ऐसे नहीं होगा। इस तरह तो वफाकी हुकूमत भी हमें ये कहेगी कि बजट हम जाने और हमारी आवाम जाने। मीडिया कौन होता है पूछने वाला या सवाल करने वाला? हम उनसे भी सवाल करेंगे, आपसे भी सवाल करेंगे। अगर आप पैसा कौम का ज़ाया करेंगे तो हम आपसे भी पूछेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे। आप सारे लोग आवाम को जवाबदेह हैं और मीडिया सवाल उठाने में हर जगह पे हक बजानिब है। तो जनाब हमारा बजट हम जाने ये तो नहीं होगा, मीडिया सवाल तो जरूर पूछेगा। अब बजट आपका कितना सरप्लस है, हाँ ये बात ठीक है उनकी कि वफाकी हुकूमत जो बजट बनाती है उसका इंपैक्ट पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से बहुत ज्यादा आता है, और वही मेन इंपैक्ट होता है जो महंगाई के ऊपर आता है। अब नाजरीन एक खबर मैं आपको और दूं, क्योंकि बजट की बात हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की सूरत हाल क्या है जरा ये आप देख लें। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद कमजोर हो गया है। 80% इदारों ने सरमायाकारी रोकने का या सरमायाकारी मौखर करने का फैसला कर लिया है, और ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताजा बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे में ये बात सामने आई है। यानी पाकिस्तान के बाहर से जो पाकिस्तानी सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आते हैं उनमें 70 से 80% कारोबारी इदारे नई सरमायाकारी के फैसलों को मौखर कर रहे हैं या उन पर नजरसानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो अभी हमने सरमायाकारी नहीं करनी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, या फिर अब हमने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी ही नहीं है। यानी सरमायाकारी पाकिस्तान लाने की सबसे ज्यादा कोशिश आसिम मुनीर साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, डार साहब ने, सबने की। डार साहब अभी गए अमेरिकन ओवरसीज को, वो कहते रहे कि आप मुहब्बे वतन होने का सबूत दें और आप पैसा लेकर पाकिस्तान जाएं और वहां सरमाया लगाएं। तो डार साहब सबसे पहले ये सबूत आप और आपके बच्चे क्यों ना दें? सबसे पहले ये सबूत नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के बच्चे क्यों ना दें? सबसे पहले ये सबूत शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चे क्यों ना दें? सबसे पहले ये सबूत पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट और जर्नैल और उनके बच्चे क्यों ना दें? अपना सरमाया बाहर और ओवरसीज पाकिस्तानियों का सरमाया पाकिस्तान के अंदर। ये कोई बात हजम नहीं हो रही। आपको अपना सरमाया पहले पाकिस्तान में लाना पड़ेगा, अरबों डॉलर्स, और फिर बताना पड़ेगा कि इतने अरब डॉलर्स हम अपने ले आए हैं, अब बाकी लोग भी ले आए। इमरान खान जब ये बात करता है ना तो उसका जचता भी है, उसका सारा कुछ ही पाकिस्तान में। एक फ्लैट था वो भी बेच दिया उसने, एक फ्लैट था वो भी उसने बेच दिया, बेच के वो पैसा भी पाकिस्तान में ले आया। तो इमरान खान ये कहे तो ये सारा कुछ जचता भी है, समझ भी आती है। आप लोग ये कहते हैं तो बात समझ नहीं आती। अब OICCI की जानिब से 2026 की दूसरी समाई के दौरान किए गए बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की 29वीं लहर के नताइज जारी हो गए हैं। इस नतीजे के मुताबिक मजबूरी कारोबारी एतमाद जो है वो मजीद कम हो गया है, और 9 पॉइंट्स की कमी के बाद ये सिर्फ 13% रह गया है। हालात बहुत बुरे हो गए हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही। ये पहले हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही थी, मान नहीं रही थी, रोला पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद रॉयटर्स की खबर आती है, हुकूमत फिर नहीं मान रही थी। अब जनाब फॉरेन ऑफिस कमेटी जो है वजारत खारजा की, वहां पे कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। पाकिस्तान से कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है कि UAE से 30,000 पाकिस्तानियों को बगैर वजह बताए डिपोर्ट किया गया है। सिर्फ UAE से, मैं कह रहा था ना आपको, रॉयटर्स ने भी खबर दी थी, बाकी लोग भी खबर दे रहे थे। UAE से और पाकिस्तान की सरकार तरदीद कर रही थी। अब फॉरेन ऑफिस कमेटी के इजलास में यह बताया गया कि UAE से 30,000 पाकिस्तानियों को बगैर वजह बताए डिपोर्ट कर दिया गया है, और इन पाकिस्तानियों के पास बाकायदा वीजे भी मौजूद थे। ये है नाजरीन हालात। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।